जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों की आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग जो है तीसरी कसम इस कहानी को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। उधर बीच कई समस्याएं थी जिनकी वजह से आप लोगों की क्लासेस जो है रुक गई, क्लास में नहीं ले पाया। तो अब जो है क्लास स्टार्ट हो रही है, क्लास को ध्यान से देखना है, ठीक, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा काफ़ी नज़दीक है और हमें जो है अभी और 2 या 3 पेपर कंप्लीट करने हैं। तो उससे पहले हमें हमारी जो है पूरी की पूरी तैयारी हो जानी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में हमें कोई दिक्कत न उठाना पड़े। तो आज की जो कहानी एकदम मस्त और अलग अंदाज में समझेंगे, क्योंकि ये कहानी ही अलग है। क्योंकि इस कहानी में जो है आपको 3 घटनाएं मिलेंगी। सबसे पहली घटना है, ठीक, उसके बाद दूसरी घटना, फिर इसके बाद तीसरी घटना। पहली घटना को हम कहेंगे इस कहानी में आरंभ, मध्य और अंत। क्या कहेंगे? आरंभ, मध्य और अंत। बात समझ में आई? ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर के टोटल 3 कहानियां हैं और इन्हीं 3 कहानियों को हमें पढ़ना है, वो भी एक सीक्वेंस में अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। ये कम से कम 30 से 35 पेज की ये पूरी की पूरी कहानी है। तो देखो, सबसे पहली घटना क्या है, हम इसे 3 घटनाओं में बांट करके पढ़ाई करेंगे ताकि आपको चीज़ें सही तरीके से क्लियरली समझ में आए। देखो, पहली घटना है, देखो, एक बिहार की चंपानगर है, चंपानगर का अंचल है और उसी अंचल से ये कहानी उठाई गई है। और तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक, इतना याद रखना है। देखो, ये कहानी जो है एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक का मतलब होता है कि किसी एक अंचल से उठाई गई ये कहानी, ठीक, किसी अंचल। ठीक, देखो, बिहार के चंपानगर की ये कहानी है। वहाँ पर 2 पात्र इसमें याद रखना है कि मुख्य पात्र हैं। एक है हीरामन, देखो जा रहा है उल्टा, हीरामन और हीराबाई। ठीक, ये 2 मुख्य पात्र हैं, याद रखना। अब देखो, बिहार के चंपानगर की ये कहानी है। बिहार के चंपानगर में जो है ये रहते हैं हीरामन साहब। इनकी 2 बैलें हैं और ये इन 2 बैलों को एकदम बेटे की तरह एकदम मानते हैं। इनकी देखभाल करना, इनकी चंपी करना, ठीक ठाक तरीके से इनको भोजन देना, पानी देना, ठीक। तो ये अपने बैलों को एकदम बेटे की तरह मानते थे, जिसकी वजह से बैलों के साथ इनका लगाव बहुत ज़्यादा था। जैसे कि परिवार में अपने बच्चों से जो है माता पिता का लगाव बहुत ज़्यादा होता है। वो कहीं अगर दूर जाते हैं, कहीं कॉलेज से आने में लेट हो गए, कहीं स्कूल से आने में लेट हो गए, तो वहाँ पर क्या है, माता पिता फ़ोन करके तुरंत पूछते हैं कि बेटा कैसे हो, खाना खाया या नहीं। जैसे मेरे बाबू ने ताना ताया या नहीं, बेटा थाना ता लिए हो, पी लिए हो, है ना, ऐसे ही है। तो इसी तरीके की चिंता जो है इनको अपने बैलों को लेकर के रहती है। और ये चोरी के माल को इस पार से उस पार जो है नेपाल के पहुंचाने में ये बड़े माहिर थी। पूरे जो फरबिसगंज हैं, कौन सा? फरबिसगंज। इस फरबिसगंज के जितने भी व्यापारी हैं सभी को पता था कि अगर किसी को चोरी का माल अगर नेपाल के बॉर्डर से अगर पास करवाना है तो वो केवल एक ही आदमी करवा सकता है, वो है हीरामन। 20 वर्षों से वो इस काम में संलग्न है और इनके जैसा गाड़ी चलाने वाला आदमी, इनके जैसा जो है उस चेक पोस्ट से पार करवाने वाला आदमी कोई नहीं है, एकदम अनुभवी व्यक्ति। तो पूरे जगहों में जो है ये चर्चित थे कि भाई अगर किसी को भी अगर अपनी चोरी के माल को अगर बाहर निकलवाना हो, पोस्ट जो है, कंट्रोल जो है, उस ज़माने में कंट्रोल हुआ करते थे, कंट्रोल से अगर किसी को भी अपनी चीज़ों को अगर बाहर निकलवाना है तो हीरामन उनके लिए सही है। चोर बाज़ार में फेमस थी ये। तो ये करते क्या है, एक दिन इनको मिल जाती है 4 खेप सीमेंट, कपड़ों की गांठों की लदनी। ये 2 लदनी लेकर के चल दिए होते हैं। रात का अंधेरा था और उस ज़माना था कंट्रोल का ज़माना। और अचानक से सिपाही, 4-5 सिपाही डंडी मार कर रोक लेते हैं। मुनीम जी उतरे पीछे से, बोले कि अच्छा लेकर के गए। उनको लगे समझाने, पुलिस वाला निकला ईमानदार व्यक्ति, कहा चल ससुर झाड़ में चल, पहले लेके गए। अब हीरामन को शक हो गया कि ये तो है अंदर, साथ ही साथ मैं भी अंदर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं चोरी की लदनी लाद रहा हूँ, इतने वर्षों से ये लोग देख रहे हैं मुझे और मैं भी लंबे टाइम तक मैं जेल में जाऊंगा। फिर उन्हें याद आता है, यार मैं तो जेल में जाऊंगा ही, लेकिन जो ये मेरे जो 2 बैल हैं इनका क्या होगा? ये तो बेचारे भूखे मर जाएंगे, पता नहीं इनका ध्यान रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, कैसे इनकी जीवन शैली होगी। इस बात को लेकर बड़े चिंतित होते हैं। तो 3-4 गाड़ियाँ एक सीक्वेंस में लगी हुई रहती हैं, उनकी चेकिंग हो रही होती है।
तो उसी के आड़ में रात का अंधेरा था, तो रात के अंधेरे की आड़ में जो है उसी गाड़ी के पीछे छिपते छिपते इन्होंने अपने दोनों बैलों को खोल करके जंगल में भगा दिया और खुद छिप छिपाते हुए जोर लगा करके भागे अपने घर की तरफ, बैलों को भी लेकर भागे। और उसके बाद जो है यहाँ पर वो पहली कसम खाते हैं कि भाई आज के बाद हम क्या नहीं करेंगे, चोरी की लदनी नहीं ला देंगे। क्या करेंगे हम? चोरी की लदनी नहीं ला देंगे। तो पहली कसम क्या हो गई? चोरी की लदनी नहीं ला देंगे। ठीक, पहली कसम इन्होंने खाई कि आज के बाद तौबा तौबा कर रहा हूँ कि आज के बाद कभी भी मैं चोरी की किसी भी लदनी को मैं नहीं ला दूंगा। ठीक, तो ये रहा। फिर अब हम बात करेंगे बांस की लदनी। ठीक, बांस की लदनी, यहाँ पर आ जाते हैं। देखो बांस की लदनी में क्या होता है कि बांस होते हैं लंबे लंबे, बैलगाड़ी से थी इतनी सी, बांस की लदनी इन्होंने लाद ली। इनके जो मुनीम थे और इनका एक नौकर था, ठीक, इनके नहीं थे, मतलब उन्होंने जो ही बांस की लदनी उनको दी थी कि भाई आपको बांस लादना है और शहर में लेकर के जाना है। ये बेचारे बांस लाद लेते हैं। होता क्या है, बांस आधा आगे निकला हुआ है हद से ज़्यादा, बांस आधा पीछे भी निकला हुआ है हद से ज़्यादा। नौकर बेचारा आगे था, ठीक, मालिक पीछे थे मुनीब, और ये हीरामन गाड़ी हाँक रहे थे। हुआ क्या, अचानक से एक बगल से ही गर्ल्स स्कूल गुजर रही थी और वहाँ से लड़कियाँ निकल रही थी, उनकी छुट्टी हो गई थी शायद। तो अब ये जो नौकर जो आगे थे, जो संभालने वाले थे, ये लड़कियों को देखने के चक्कर में ये सुध-बुध खो गए। अब गाड़ी जाते जाते वो घोड़ा गाड़ी को टक्कर मार लेती है। लड़की देखने के चक्कर में गाड़ी ठुक गई। अब क्या करें? अब बेचारा जो ये घोड़े गाड़ी वाला जो व्यक्ति था वो लगा चाबुक उठा करके हीरामन को गालियाँ देने, धड़ाधड़ चाबुक गिराने। खूब चाबुक खाए, भोजन की जगह चाबुक मिला, और भोजन की जगह पर जब चाबुक मिला तो इन्होंने कसम खा ली, दूसरी कसम, कि आज के बाद से जो है हम बांस की लदनी नहीं ला देंगे, क्योंकि शहर में बांस की लदनी लादना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ पर गालियाँ भी मिलेंगी, फ्री में चाबुक भी मिलेंगी, यानी कि बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री, गाली के साथ चाबुक भी फ्री। अब तीसरी वाली जो है मज़ेदार है, वो ग्रेजुएशन के बच्चे की जो इस उम्र में है, ये इनके उम्र के लिए ये कहानी है। कहानी यहाँ पे मज़ा आएगा ना, यहाँ ये दो में क्या है, कुछ नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ मज़ा आएगा, जानते हैं। ठीक है, देखो कंपनी की लदनी। एक बार होता क्या है कि इनको जो है फरबिसगंज जो है, यहाँ पर एक कंपनी की नौटंकी होने वाली है, तो फरबिसगंज जो है उनको यहाँ की लदनी मिलती है कि यहाँ पर एक नौटंकी वाली को छोड़ना है। रात का अंधेरा था, लदनी लाद ली है, और इन्होंने जो है हीराबाई को देखा ही नहीं था। रात के अंधेरे में कहाँ से देखे? उस ज़माने में तो भाई रास्ते पर या फिर सड़कों पर तो लाइटें लगी हुई नहीं थी, इनके साथ नौकर भी थे, अंधेरा था। लेकिन चलते चलते बीच रास्तों में जो है चंद्रमा की चांदनी की वजह से हीराबाई की चेहरे की एक झलक हीरामन को दिख जाता है। देखने में बहुत खूब सुंदर, बहुत सुंदर, देखते ही मन लट्टू हो गया, है ना। इतने सुंदर थी वो, मन लट्टू हो गया। सुबह हुई तो पूरा चेहरा नज़र आ गया। अच्छा यही है, ठीक है, ठीक। तो अब क्या हुआ, बेचारे हीरामन जो थे वो बड़े साफ़ सुथरे हृदय के व्यक्ति थे। बीच बीच लंबा रास्ता था फरबिसगंज, छोटा मोटा रास्ता नहीं था। बीच बीच में इन्होंने गाने गाए, कुछ कहानियाँ सुनाई, कुछ किस्से सुनाए, गीत भी सुनाए। तो इससे यह अंदाज़ा लग गया कि भाई हीरामन जो है काफ़ी साफ़ हृदय का व्यक्ति है। हीराबाई जान गई कि ये बहुत ही साफ़ सुथरा व्यक्ति है, ठीक। वहाँ गए, वहाँ पर नौटंकी हुआ। अब ये बेचारे बीच ही रास्ते में हीरामन जो है इतने सारे सपने सजा लिए कि उन्होंने शादी करने का प्लान बना लिया, घर बनाने का प्लान कर लिया, सब कुछ प्लान हो गया। इसको कहते हैं एक तरफा प्रेम, ठीक। अब ये सपने देख रहे हैं, शादी करूँगा, ये होगा, ठीक। इनकी 2 बार शादियाँ कट चुकी थी, और ऐसा सपने जिनकी शादी नहीं होती वही व्यक्ति देखते हैं। ऐसे यहाँ इस मोहल्ले में भरे पड़े हुए हैं, है ना। होता क्या है, पहली शादी होने से पहले ही भाग गई, दूसरी शादी होते होते टल गई, तीसरी मिली पहली बार कि शायद इनसे हो जाए। अब ये सपने सजाने लगे, क्या गजब गजब के सपने। शीशे को तोड़ कर आईना बनाऊंगा, मैं बनूंगा मजनू, तुझे लैला बनाऊंगा। ये सपने देख रहे हैं कि एक बार अगर मेरी पत्नी अगर ये बन जाती है तो मैं इसको बैलगाड़ी में घुमाऊंगा। इनकी यही इच्छा थी।
कि मैं अपनी पहली पत्नी को जो है क्या करूँगा, किसकी सवारी, बैलगाड़ी की सवारी पर लेकर जाऊँगा। और फिर बाद में क्या होता है, इनकी ये सपने देखते देखते जगह पर पहुँच जाते हैं। इनका अचानक से सपना टूट जाता है जब नौकर इनको पैसे देता है कि ये लो महाराज, यहाँ तक छोड़े, काम हो गया आपका। अब ये यथार्थ में वो हम गलत सोच लिए कुछ इनको तो छोड़ना था यहाँ पे, उसके बाद ये कहाँ कुछ पूछने वाली है। लेकिन दोनों के बीच में करीबियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन दिक्कत थी ये वो आगे की कहानी में हम लोग जानेंगे। अब देखो यहाँ पर बेचारे इनके हृदय टूट गए, हीरामन जी का हृदय टूट गया अब यहाँ पर। फिर बाद में क्या हुआ कि ये मथुरा मोहन कंपनी में काम करने वाली थी हीराबाई, तो फिर एक बार क्या हुआ, इनको जो है यहाँ रौता कंपनी में ले जाने का ऑर्डर मिला, रौता कंपनी, ठीक। तो फिर हीराबाई जाते जाते इनको क्या करती है, कहती है कि काम करना, एक बार आप रौता कंपनी में आकर के हमसे मिल लेना, वहाँ पर नौटंकी कैसी होती है एक बार देख लेना। क्योंकि देखो हीरामन कभी भी कोई बायोस्कोप हो, कोई सिनेमा हो, इन्होंने कभी कोई देखा ही नहीं था, कुछ नहीं देखा था इन्होंने। पहली बार इन्होंने जो है हीराबाई का नाम इन्होंने सुना था, क्योंकि बड़ी ही फेमस नौटंकी की ये महिला थी। पहली बार इनको देखते ही प्रेम भी हो गया। फिर इसके बाद पहली बार इनको मौका मिला कहाँ पर, नौटंकी देखने का मौका मिला। तो हीराबाई ने कहा कि आप रौता कंपनी में जो है एक बार आप आइए, ठीक। इन्हें न्योता मिलता है, ये जाते हैं 5 छछूंदर लेके, 5 दोस्तों को लेकर के। अरे यही दोस्त थे जो इनको बड़ा परेशान किया करते थे, ये इन्हीं 5 दोस्तों को वो लेकर गए। बाहर गेट के बाहर ही जो है जो दरवान होते हैं वो इनको रोक लेते हैं, कहते हैं पास कोথায় আছে है ना, पास दिबेन तखनও ভিতরে যাবেন, नाले যেতে পারবেন ना, है ना। तो पास चाहिए भाई, बिना पास के कहाँ से अंदर जाओगे। अब ये भोला वाला आदमी लगे यहीं से चिल्लाने, तो हीराबाई देख लेती है, आती है, फिर बाद में इनको अंदर लेकर के जाती है। फिर इन लोगों को जो है एक एक करके पास देती है, पाँचों को पास मिला, ठीक। उसके बाद हीरामन क्या करते हैं, अपना जो बटुआ है, बटुआ निकाल करके हीराबाई को दे देते हैं, कहते हैं कि इसको संभाल करके रखना है आपको। वो अपने चमड़े वाली जो बैग है उस बैग में ले जा करके हैंड पर्स में वो डाल देती है। फिर नौटंकी होता है शुरू। नौटंकी के बीच में ही एक व्यक्ति हो सकता है कि मदिरा पान किया हो, सस्ती नशा। अब वो बेचारे लगे उनसे बदतमीजी करने, हीराबाई से कुछ उटपटांग कहने, कुछ गलत शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। अब थे ये बेचारे प्रेमी आदमी हीरामन, भड़क गए भीतर से। इनके मित्र भी थे, अरे ये तो भाभी बनने वाली, भाभी को बूढ़ रहा है, लगे लोग पीटने। पुलिस आई, उन लोगों को पकड़ ली। अब जो रौता कंपनी के लोग हैं, ठीक, यहाँ के लोगों ने कहा कि ये जो मथुरा मोहन कंपनी ने क्या किया, रौता कंपनी को जो है बर्बाद करने के लिए इन 5 लफंगी को भेजा है यहाँ पर, ताकि हंगामा करे, नौटंकी ना हो पाए। फिर बाद में हीराबाई जो है पुलिस को समझाती है, बुझाती है, कुछ देव करके मामला निपटा लेती है। फिर बाद में 5 को छुड़ा लिया जाता है। फिर इनको जो है यहाँ से रेलवे स्टेशन लेके जाना है। रेलवे स्टेशन गई, दोनों तो चाहते थे एक दूसरे को, लेकिन कई बड़ी दिक्कतें थी, जिसके वजह से जो है इन दोनों का प्रेम सफल नहीं हो सकता था। तो फिर ये जब रेल की मतलब स्टेशन जब ये लेकर के जाते हैं, तब हीराबाई इनको क्या करती है, इनके बटुए को लौटाती है। अब बटुए के लौटाने के बाद एक वाक्य कहती है कि जो महुआ घटवारिन है वो एक व्यापारी के हाथों बिक चुकी है। मतलब कि ये महुआ घटवारिन जैसी एक सुंदर महिला चाहते थे हीरामन, और ये ठीक उतनी ही सुंदर हीराबाई थी, लेकिन महुआ घटवारिन क्या थी, वो बिकी हुई थी, जैसे कि ये हीराबाई बिकी हुई है। कंपनी ने इन्हें खरीद रखा है, आज ये इनको यहाँ नाचना है, कल कहीं और किसी गांव में जाकर के परफॉर्मेंस करना है, ठीक। तो ये स्थितियाँ थी, इसीलिए वो जानती थी कि इनसे मेरा प्रेम कभी भी सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बिक चुकी है। जो बिका हुआ व्यक्ति है, जिनके खुद के ऊपर उनका अधिकार नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति का उसके ऊपर अधिकार है, तो फिर वो भाई कहाँ से प्रेम सफल होगा, स्वतंत्र ही नहीं है वो। तो इसीलिए वो जाते जाते कहती है कि महुआ घटवारिन भी जो है किसी न किसी के हाथों बिकी हुई है, और वो यही कह करके वहीं से गाड़ी में बैठ जाती है और फुल चिड़िया हो गई। बेचारे ये करे क्या, बहुत रोते हैं, इनका हृदय कचोट रहा होता है। जो सपने देखे थे सारे के सारे सपने धरे के धरे रह गए। फिर बाद में ये तीसरी कसम खाते हैं कि आज के बाद कभी भी, तीसरी कसम, यही जो है कहानी का नाम पड़ा है। तीसरी कसम खाते हैं कि हम किसी, बताओ क्या होगा,
बिल्कुल सही। आप अगर चाहे तो कंपनी की लगनी लिख सकते हैं, नहीं ला देंगे, या फिर हम लड़की भी लिख सकते हैं कि किसी लड़की की लगनी या फिर किसी औरत की लगनी नहीं ला देंगे। यही इनकी तीसरी कसम है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी तो मैंने पहले ही बताया कि किसी एक अंचल या फिर किसी एक क्षेत्र की कहानी को उठा करके इन्होंने जो है ये कहानी लिखी है, फणीश्वर नाथ रेणु ने। और ऐसी ही कहानी मुंशी प्रेमचंद भी लिखा करते थे, और ये मुंशी प्रेमचंद के बाद के कवि हैं, सॉरी लेखक हैं। तो जैसे मुंशी प्रेमचंद जी आंचलिक कहानियों को लिखने में ये बड़े माहिर थे, तो फिर इसी आंचलिक कहानी को उनके न रहने पर इस आंचलिक कहानी को आगे बढ़ाने का काम फणीश्वर नाथ रेणु बखूबी करते हैं। ठीक, कि कैसा एक भोला भाला व्यक्ति जो इतने सारे जो है सपने सजाता है और फिर बाद में इनके प्रेम का डी एंड बड़े ही ख़तरनाक तरीके से होता है। गांव के लोगों की शुद्धता, गांव के लोगों की एकता, इस कहानी को जब आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कहानी तो बड़ी लंबी है, तो उतनी लंबी मैं कहानी बताना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि 3 ही घटनाओं में पूरी की पूरी कहानी समाप्त करें, आपको सार समझ में आ जाए कि अगर 250 शब्दों में या 300 शब्दों में अगर आपको उत्तर लिखना हो तो आप आराम से लिख पाएँ, और इतना ये पर्याप्त है। अगर लिखना हो तो आराम से आप लिख पाएंगे, अगर इनकी समीक्षा करनी हो तो जो आप इतना ये समझ चुके हैं आराम से आप समीक्षा कर पाएंगे, तो केवल हम इतना ही करेंगे। ठीक, तो ये एक आंचलिक कहानी है। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को इसमें कहाँ पर क्या दिक्कत है। कहीं ऐसी कोई घटना जो मैं आपको समझा नहीं पाया हूँ सही तरीके से, तो वो भी आपको बताना है। क्या दिक्कत है बताओ। और जिनको स्क्रीनशॉट चाहिए भाई वो स्क्रीनशॉट ले ले, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरी की पूरी कहानी सटीकता के साथ समझ में आ गई होगी, दिमाग में पूरा छप गया होगा, चित्र बनते होंगे, इमेज, कहानी याद आनी भी चाहिए। कहानी में ये जो तीसरी कसम है ये बड़ा रोचक टाइप का है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और लगातार जुड़े रहिए। और इसी तरीके से आप अब जो है धड़ाधड़ क्लासें चलेंगी, क्योंकि पेपर अभी भी और बाकी है। इधर भी जो है काफ़ी ढिलाई हो गई थी, जिसकी वजह से अब उनको कवर करना है। वरना कॉलेज तो अभी शायद कई कॉलेज ऐसे हैं जो खुले नहीं हैं, बहुत सारे खुले नहीं हैं अभी। कॉलेज के खुलते ही फिर उसके बाद धड़ाधड़ क्लासें दी जाएंगी। कॉलेज में क्या है, गए, उठवाए, रीड करवाए, ये आपको पढ़ लेना है, ये आपको कर लेना है, वो आपको कर लेना है, काम खत्म। क्योंकि मैं भी कॉलेज पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ। तो ऐसे ही होगा। तो ये 1 महीने का टाइमिंग है, और इसी 1 महीने के टाइमिंग में हमें जो है 3 पेपर जो बचे हुए हैं, अगर ऑनर्स की मैं बात करूँ तो जो वहाँ के 3 पेपर, यहाँ जो जनरल के जो अभी भी 2 पेपर हैं, इनको सटीकता के साथ कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली कक्षा में। इसी तरीके से लगातार आप लोग बने रहें। धन्यवाद।